हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। वेल बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट मटेरियल सीरीज में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ओके, तो इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस। चैप्टर 9 भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे चैप्टर नंबर जो 2 हमारा है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और बाकी 2 चैप्टर्स जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो पहले एक आपको फ्लो चार्ट गिवन है कि एक्चुअली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो पहले आपको बता दें बेटा कि एसिड्स होते क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, तो एसिड बेसिकली बेटा खट्टे होते टेस्ट में, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, H+ आयंस को रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बिकॉज इसके जो H+ आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं इन वाटर। सिमिलरली अगर बात करें हम बेसिस की, तो ये होते हैं टेस्ट इनका बिटर हो जाता है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, OH- आयंस को गिव करते हैं, हमें देते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन, और कंडक्शन में हेल्प करता है बिकॉज OH- आयंस जो इसमें होते हैं वो फ्री हो जाते हैं इन सॉल्यूशन। ओके, दूसरी चीज हमें पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एसिड एंड बेस दोनों की। हम ये बात भी डिस्कस करेंगे कि जब एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस निकलती है। ठीक है, और कुछ मेटल से रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। क्योंकि अगर बात करें मेटल ऑक्साइड्स की तो ये बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, एल्कलीज बेसिकली हम बात करें तो एल्कलीज वो बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एल्कलीज भी मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिफ्यूलेट आउट करते हैं, लेकिन ये सभी एल्कलीज के साथ नहीं होता है। ओके, बेसिक रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड टू गिव फॉर्म वाटर। ठीक है, बेस जब एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की बात करेंगे पीएच स्केल में। ठीक है, पीएच के बारे में बात करेंगे, सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो ये सारा डिटेल्स में हमें जो है इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ओके, और कुछ सॉल्ट्स बेटा यहाँ पर जो मेंशन है ये भी हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। ये पूरा का पूरा बेटा ना आपको डिटेल में बाद में डिस्कशन किया जाएगा, चैप्टर में ही आपका मेंशन है। ये सिर्फ एक्चुअली में आपको समराइज करके दे रखा है कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले बात आती है वर्ड एसिड्स की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एसिड एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट होता है सॉर, यानी खट्टा टेस्ट होता है। ये क्या करता है, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है या लिटमस सॉल्यूशन होता है उसको रेड कर देता है। क्या करता है, ब्लू से रेड कर देता है किसको, लिटमस सॉल्यूशन को, अगर एसिड प्रेजेंट है तो। ओके, और दे गिव्स H+ आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। जब इनका हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये H+ आयंस को क्या करता है, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्शन में हेल्प करता है। ओके, अच्छा, the term acid has been derived from the Latin word acidus which means sour। ठीक है, तो बेसिकली माना जाए तो भाई एसिड जो है एक आपका लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब बहुत अच्छे होता है, क्या होता है, खट्टा होता है, सॉर होता है। ओके, तो आई होप एसिड के बारे में आपको यहाँ पर डाउट्स नहीं होंगे, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कुछ होते हैं वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इन वाटर। जैसे अगर हम HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो इनके जो आयंस होते हैं वो डिसोशिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, यानी कि H+ आयंस और Cl- आयन अलग हो जाते हैं। ओके, कंप्लीटली। वीक एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इसमें से आयंस अलग हो जाए, H+ आयंस रिलीज होते हैं, ज्यादा अमाउंट में नहीं होते। ओके, बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स की, हम बात करते हैं। तो कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है जिसमें एसिड का अमाउंट तो ज्यादा है लेकिन वाटर का अमाउंट क्या है, कम है, यानी कि हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड बट लेस अमाउंट ऑफ वाटर, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड। और जिसमें वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा तो वो हमारा हो जाएगा डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर बट लेस अमाउंट ऑफ एसिड इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द एसिड। ओके, क्लियर। अब एक वर्ड आता है बेटा बेसिस के बारे में हम बात करें तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं और सॉपी इन टच होते हैं, मतलब टच करने में ऐसा लगता है साबुन जैसा का जो है वो फील होता है। ओके, ये क्या करता है, टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देते हैं
OH माइनस आयंस को रिलीज करते हैं एक्वा सॉल्यूशन। ओके, तो दैट्स वाई हम बात करें तो बेटा ये ना कंडक्शन में भी हेल्प करता है, बिकॉज OH माइनस आयंस जो होते हैं हमारे वो फ्री हो जाते हैं इन द एक्वा सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस बेटा सेम चीज कहेंगे हम इसके बारे में भी कि जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, यानी सोडियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम बात करें तो ये क्या करता है Na प्लस और OH माइनस आयंस कंप्लीटली टूट जाएंगे एक्वा सॉल्यूशन में। ओके, और वीक बेसिस वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, पार्शियल डिसोसिएशन होता है इनका। एल्कलीज की बात करें, एल्कलीज वो बेसिस होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्कलीज दिस आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, तो उनको हम एल्कलीज नाम देते हैं। ओके, और सॉल्ट आपको पता है बेटा जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक रिएक्शन होता है, इससे होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सॉल्ट्स दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करता है। ओके, तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और क्या बनाते हैं आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। जैसे NaCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। जैसे NaCl की अगर बात करें तो बेटा आप बात करेंगे, NaCl बना हुआ है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस हो गया, और हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड हो गया। तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया बेटा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में वाटर फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखना। डन और नोट, वेरी नाइस। अब क्वेश्चन ये होता है बेटा कि सभी एसिड को हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर द एसिड्स विच आर हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स तो हम टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ, मान के चलिए लेमन आपका खट्टा होता है, ठीक है, और जैसे कि आपका फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो भी आपके होते हैं, ठीक है, ऑरेंज ये सब जो हो गए वो आपको टेस्ट करके पता चल जाएगा, ठीक है भाई क्या खट्टा है, इसमें एसिड प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई जो हमारे पास जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो अगर ये जो मिनरल एसिड्स हमारे पास अवेलेबल है, इनको टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, टेस्ट करने के लिए, टेस्ट नहीं टेस्ट करने के लिए जो आता है क्या आते हैं, इंडिकेटर्स आते हैं। ओके, तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर या स्मेल। ठीक है, या तो अपना कलर चेंज कर देंगे या फिर अपनी स्मेल को चेंज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, ओके, तो उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इंडिकेटर्स को भी हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, कुछ होते हैं आपके नेचुरल, कुछ होते हैं आपके आर्टिफिशियल। ओके, कुछ आपके होते हैं नेचुरल होते हैं इंडिकेटर्स, कुछ आपके आर्टिफिशियल होते हैं, और कुछ होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम बात करें, अगर हम लिटमस की बात करें, लिटमस बेटा आपका लिटमस जो सोल्यूशन हमारा होता है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर होता है रेड, कलर एसिडिक सॉल्यूशन। अगर ब्लू लिटमस हमारे पास है तो ब्लू जो हमारा होता है रेड कलर का हो जाता है एसिडिक मीडियम में। ओके, और ब्लू रहता है बेसिक मीडियम में। ओके, क्लियर नोट। रेड कैवेज की बात करें, रेड कैवेज को अगर हम क्या करते हैं एज इंडिकेटर हम यूज करते हैं, तो उसमें जो है ना एसिडिक मीडियम में वो आपका कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर का शो करेगा, और वैसे उसका कलर हो जाएगा बेस में ग्रीन कलर हो जाएगा। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, ठीक है, इस प्लांट को मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये जो होता है ब्लू कलर का हो जाता है आपका एसिड में, और पिंक कलर हो जाता है बेस में। टर्मरिक जो होता है हल्दी, आपने देखोगे बेटा बेस एसिड में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस में डालते ही इसका रेड कलर हो जाता है, किसका, टर्मरिक का। तो ये सारे के सारे क्या बेटा आपके नेचुरल इंडिकेटर्स आपके होते हैं। ओके, ओके, अगर हम बात करें बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपका आता है फिनोक्थिलीन, जिसका कलर जो बेटा कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, और पिंक हो जाता है किसमें, बेस में पिंक हो जाता है, एसिड में कलरलेस रहता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है एसिड में, और येलो हो जाता है किसमें, बेस में। ओके, तो ये थे हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो स्मेल को चेंज करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उन्हें हम कहते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। जैसे अनियन की बात करें, ठीक है, अनियन का बड़ा जो एसिडिक मीडियम में जो स्मेल आती है, स्मेल शो करता है, लेकिन बेसिक मीडियम में इसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, वैनिला एसेंस की बात करें तो स्मेल वैसे की वैसी रहती है एसिड की, मतलब वैनिला की एसिड में, लेकिन जैसे हम बेस में डालते हैं उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। सेम अगर हम क्लोव की बात करें, लौंग की बात करें, तो लौंग की स्मेल जो एसिड में कोई चेंज नहीं होती, लेकिन बेस में डालते ही स्मेल खत्म होना स्टार्ट हो जाती है।
ओके बेटा, तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, अच्छे समझ में आ गया, दैट्स गुड। ओके, तो इंडिकेटर्स का होना बहुत जरूरी है ताकि हम इंडिकेट कर सकें, बता सकें कि एक्चुअल में कि एसिड कौन सा और बेस कौन सा, ताकि उसकी कलर चेंज हो या स्मेल में चेंज आके उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजिली, है ना, बार बार में टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। ओके, परफेक्ट हो गया। अब बात ये आती है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की, हम बात करें एसिड्स एंड बेसिस की, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस। ओके, देखो आपको पता होना चाहिए जब एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ओके, ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ओके, जैसे सपोज कि बेटा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके अंदर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले तो आप देखेंगे इसमें जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। अब कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकली है? तो जो हाइड्रोजन गैस निकली है उसके सामने क्या लाना पड़ेगा, जैसे सपोज कि हमारे पे एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो उसके सामने क्या करना पड़ेगा, देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने कैंडल को लेकर के आएंगे इसके माउथ के सामने, ठीक है, अगर उसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है तो समझ जाएंगे आप कौन सी गैस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट आउट हुई है। सिमिलरली बेटा बेस की केस में होता है, स्ट्रॉन्ग बेस को जब मेटल में डालते हैं, मेटल्स डालेंगे स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन में तो वो रहेगा सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद जिंक लीड्स टू फॉर्मेशन सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। परफेक्ट हो गया, गुड। सेकंड रिएक्शन, जब हमारा एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देखने को मिलेगा, देखो एसिड्स का जब रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट के साथ, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो एटलीस्ट तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट बनाएगा, CO2 गैस निकलेगी और साथ में वाटर फॉर्मेशन आपका होगा, ठीक है। लेकिन बेस जो हमारा इनके साथ रिएक्शंस नहीं करता है, नो रिएक्शन। ओके, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तो उसने मेरा सॉल्ट बनाया, साथ में CO2 गैस का लिबरेशन हुआ और H2O फॉर्मेशन, ये वाटर फॉर्मेशन हुआ। सेम अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना, CO2 गैस निकली और H2O फॉर्मेशन होगा। ओके, तो CO2 गैस को चेक करने के लिए क्या करेंगे, बट हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम कैंडल को उसके माउथ के सामने लेके आए, बर्निंग कैंडल को, आपको पता है ना CO2 जो है आपका फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, जैसे कैंडल उसके माउथ के सामने लेके जाएंगे तो क्या करेगा, वो कैंडल को बुझा देगा। या फिर दूसरा तरीका है लाइम वाटर टेस्ट। क्या है? लाइम वाटर टेस्ट। आपने क्या करना है, CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास ऑन करवाना है, अगर उसका कलर व्हाइट हो जाता है यानी कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें से CO2 गैस रिलीज हो रही है। ओके, डन। अगर हम एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस को पास ऑन करवाते हैं तो क्या होगा, ये दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा और उसका जो कलर होगा व्हाइट कलर वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ओके, क्लियर, परफेक्ट, बात समझ में आ गई, दैट्स गुड। ठीक है, यहां से भी बेटा एक बार एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस को एब्जॉर्ब करवाते हैं तो क्या होगा, तो उसका जो कलर होता है कलरलेस क्यों हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ओके, दैट्स गुड। अब बात आती है बेटा जब एसिड और बेस को हम आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो आपको मैंने पहले बताया था जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर फॉर्मेशन होता है। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। परफेक्ट है, बात क्लियर है सभी को, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच। तो आई होप बेटा आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं। अगर कहीं पर भी दिक्कत आए तो मुझे आप जरूर बताएं, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते दिखो। अब हमारे जो बेटा सॉल्ट्स भी होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो वहां बनता है बेटा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, और साथ में वाटर जिसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि देखो बेटा पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक होता है,
7 के बराबर है तो न्यूट्रल होता है, और अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक कहलाएगा। यस और नो? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करके एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट बनेगा जिसका पीएच 7 से बड़ा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, दोनों मिलकर के बनाएंगे न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, और यहां से बेटा एग्जाम में 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखने को मिल सकता है आपके। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के हम बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा हमारा सॉल्ट हमारा होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में हमारा आएगा जैसे आपका इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड भी हम बोलते हैं उसको। वीक बेस ले लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा CH3 COO NH4। ठीक है, प्लस में वाटर फॉर्मेशन होगा। जैसे नो, तो उसका पीएच क्या होगा? न्यूट्रल होता है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो भी सॉल्ट हमारा है वो कौन से एसिड से मिलकर बना है, कौन से बेस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्लियर होना चाहिए। ओके बच्चों, दैट्स गुड। अब बात आती है बेटा कि जब मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्शन करते तो क्या होगा। देखो मैं आपको बता दूं, मेटल जो ऑक्साइड्स आपके होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर के आपके होते हैं क्या? मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, आपने इस एक एक्सपेरिमेंट देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने बनाया था तो उसमें मैंने फिनोप्थिन डाला था। ठीक है, तो उसका कलर हो गया था पिंक। तो इसका मतलब होता है मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं इन द वाटर सोल्यूशन में। ओके, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है? आपका पिंक हो जाता है। ठीक है, इसलिए बेटा जब मेटल ऑक्साइड जो हमारा बेस है वो एसिड के साथ रिएक्शन करे तो वही होगा एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस में वाटर फॉर्मेशन होगा। ओके, तो मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जैसे कि मैं आपने बताया था मैंने, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट इन वाटर, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करता है। इसीलिए मेटल के ऑक्साइड्स सारे के सारे क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। कुछ आपके एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ओके, जैसे देखिए बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स है। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या? एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? विच रिएक्ट्स बोथ एसिड एंड बेस, दोनों के साथ जो रिएक्शन करते हैं उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, ओके, देखिए बेटा कैल्शियम ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद HCl लीड्स टू फॉर्मेशन कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये आपका एसिड हो गया, बेस हो गया, तो इसमें सॉल्ट प्लस में वाटर फॉर्मेशन कर दिया। डन है बच्चों, बात क्लियर है? तो ये चीजें आपको जो पता होना जरूरी है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, ये बड़ा सारी जो रिएक्शंस आपकी समराइज करके मेंशन करके जो हमने अभी तक पढ़ी है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना, कि जो जो रिएक्शन हमने अभी तक पढ़ी है ना बेटा, वो सारी सारी यहाँ पर मेंशन की हुई है। आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, ताकि आपको इजी रहे, समझने में आसानी रहे। देखिए यहाँ तक जो हमने कॉन्सेप्ट करवाया आपको, आई थिंक वो सारा क्लियर हो गया। अब आगे जो कॉन्सेप्ट ये कहता है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ये कह रहे हैं कि सभी जो एसिड्स हमारे हैं, सभी जो बेस हमारे हैं, उनमें ऐसा क्या कॉमन है उसके बारे में बात करते। देखो सभी एसिड्स की बात करें, ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस इन कॉमन। सभी एसिड्स में H+ आयंस तो प्रेजेंट होता ही है आपका। ठीक है जी, एसिड्स प्रोड्यूसेस H+ आयंस इन सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर बात करें हम एसिड की, तो सारे के सारे जो एसिड्स हमारे होते हैं वो H+ आयंस को रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि रिस्पांसिबल होते हैं उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। ऑल बेसिस हैव OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइल आयन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसको हम, इन कॉमन। ठीक है, तो सभी बेसिस में बेटा OH- आयंस होते हैं और एसिड्स में H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है। ओके बच्चों, क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, एसिड्स और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ओके, एसिड क्या करते हैं? H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट इन H3O+ आयन इन हाइड्रोनियम आयन। देखो होता है क्या ना, जो H+ आयंस हमारा रिलीज करता है एसिड, वो अकेला नहीं होता, सिंगल वो
एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या करता है, वाटर की मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके H3O प्लस बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है, ओके, क्लियर नॉट, वेरी गुड। जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको मैंने वाटर में डाला तो क्या करेगा, ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और साथ में क्लोरीन आयन को अलग कर देगा। ठीक, ओके। बेस इज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयंस। जब बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते तो सोडियम प्लस आयंस अलग हो गया, OH माइनस अलग से आपका अलग हो गया। सेम मैग्नीशियम के केस में आपको हो गया। ओके, और जो बेसिस वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं, तो आप सभी को पता है बेसिस सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। ठीक है, ओके, आगे सुनना बेटा, जो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है ये वाली, while diluting acids it is recommended that the acid should be added to water, not water to acid। देखो एक्चुअल में क्या कहते हैं, जब भी हम बात करते हैं डाइल्यूशन की, एसिड के डाइल्यूशन की हम बात करते हैं तो हमेशा ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि एसिड में आप कभी भी वाटर को ऐड नहीं करेंगे, आप वाटर में एसिड को ऐड करेंगे। ओके, ऐसा क्यों, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। आर गेटिंग द पॉइंट। अगर हम एसिड में डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इज इन वाटर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर और एसिड का जब रिएक्शन होता है ना, या बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस का, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ इसमें हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो इसीलिए कभी भी जो है हमारा एक बात का ध्यान रखेंगे, एसिड में वाटर को ऐड नहीं करते, वाटर में एसिड को ऐड किया जाता है फॉर द डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा देखो, इफ वाटर is added to acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause wounds, and glass container may also break due to an excessive local heating। Are you getting the point? देखो होता है क्या, अगर वाटर को अगर मैं ऐड करता हूँ एसिड में तो क्या होगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होगा, जिसकी वजह से जो मिक्सचर है वो बाहर भी आ सकता है, इससे आपकी स्किन क्या कहते हैं जल भी सकती है, और हो सकता है कि जो कंटेनर, जिस कंटेनर में आपने उसको रखा वो ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो इसीलिए केयरफुली जो है रिएक्शंस किया जाता है जब एसिड की हम बात करते हैं। ओके, तो वाटर को कभी भी एसिड में हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एसिड ऑलरेडी कंसंट्रेटेड है, उसमें हम वाटर को ऐड करेंगे तो इट विल स्प्लैश आउट, और वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हाँ, दूसरी बात, अगर वाटर में हम एसिड को डाल रहे हैं तो वो भी हमें बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि सिंपल सी बात, एसिड जब हम ऐड करते हैं तो स्टर करते रहेंगे हम उसको साथ साथ। ओके, दैट्स इट। अच्छा, देखो आपने कहा एडिंग वाटर टू एसिड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, ब्रेक्स द ग्लास कंटेनर। ठीक है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ H2O results in decrease in concentration of the hydronium ions or OH minus ion per unit volume, such a process called dilution। देखो डाइल्यूशन में क्या होता है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जा रही है वाटर की, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की आयंस की कंसंट्रेशन जो पर यूनिट वॉल्यूम वो कम होती जा रही है ना। ठीक है, मतलब देखो देखा जाए, अगर हम कंटेनर की बात कर रहे हैं, इसमें मैंने अगर 10 ml जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, ठीक है, और उसमें पानी पहले से था 100 ml था, तो एसएल तो हमारा 10 ml रहेगा ना बेटा इसके अंदर। हाँ, लेकिन क्या होगा, जब हम जैसे जैसे वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, तो वॉल्यूम तो बढ़ती जा रही है, लेकिन H प्लस के आयंस की जो कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम वो कम होती जा रही है ना। क्योंकि अगर हमने 200 ml कर दिया, 300 ml कर दिया, 400 ml कर दिया, 500 ml कर दिया, तो इसका मतलब ये एसिड तो हमारा 10 ml था, अब उसका डाइल्यूशन रेट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ, तो इसका मतलब पर यूनिट जो वॉल्यूम हमारी बात कर रहे हैं हाइड्रोनियम आयंस की और OH माइनस आयंस की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। ये तो आपको क्लियर है, डन है। अच्छा, अब अगर हमें पता लगाना है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, मतलब स्ट्रेंथ बतानी है, तो उसके लिए ना एक इंडिकेटर यूज किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल, जो बताता है कि एक्चुअल में हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर is a mixture of several indicators. It shows different colors at different concentration of H plus ions in the solution। देखो पीएच पेपर की बात करें या यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें, तो ये बेसिकली बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस में क्या करता है, अलग अलग हमें कलर इंडिकेट करता है और बताता है कि भाई ये कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। ओके, पीएच स्केल, a scale for measuring H plus ion concentration in a solution,
P in pH stands for potential, a German word which means power. ठीक है, जो हमें हाइड्रोजन की क्या बताता है, कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। कौन? पीएच स्केल्स। अगर पीएच हमारा 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, लेस देन 7 है तो एसिडिक है, मोर देन 7 है तो बेसिक सॉल्यूशन हमारा होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। देखो, जितनी कम पीएच होगी, अगर पीएच कम होती जाएगी तो उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा पीएच बढ़ती जाएगी उतना ही हमारा एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। देखो, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड पीएच जो होती है क्या होता है, पीएच बढ़ जाएगी ना, क्योंकि H प्लस आयन इंसेशन पर यूनिट वॉल्यूम की और कम होती जा रही है। और अगर हम बेस को डाइल्यूट करेंगे तो पीएच डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, OH माइनस आयन इंसेशन जो है डाइल्यूशन में डिक्रीज होती जा रही है। डन, परफेक्ट। अच्छा, अब पीएच की बेटा बहुत इंपॉर्टेंस होती है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, कैसे, देखिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। किस तरीके से जो पीएच हमारा है वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अब बात करें बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। कैसे, देखो आपको पता है हमारी बॉडी जो है 7 से 7.8 पीएच के बीच में वर्क करती है। हमारा जो ब्लड का पीएच भी होता है 7.4 समथिंग होता है ब्लड का, यानी न्यूट्रल के आसपास ही है। ओके, अच्छा, when pH of the rain water is less than 5.6 it will be acidic। अगर जो रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाता है तो क्या होता है, एसिड रेन होती है। और आप सभी को पता है एसिड रेन होने का मेन रीजन क्या है, पोल्यूशन, है ना। मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, आपको पता है ये सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे, है ना। तो उससे क्या होता है, एसिड रेन होती है। ठीक है, pH ऑफ द सॉइल, प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। देखो आपको पता है जब प्लांट्स की ग्रोथ की बात की जाती है तो पहले सॉइल का पीएच टेस्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग पीएच पे जो है वर्क करते हैं वो आपके। ठीक है, इफ द पीएच ऑफ द सॉइल ऑफ एनी प्लेस इज लेस और मोर देन फार्मर्स हैव टू मिक्स सम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस एज रिक्वायर्ड। ओके, अगर कहीं किसी पार्ट में, किसी जगह पे जहां पर हमें क्रॉप्स प्रोडक्शन करना है, ठीक है, क्रॉप्स लगानी है, तो वहां पर जो फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल का पीएच को मेजर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें एसिड और बेस सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं जो उसमें रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, आपने बेटा पढ़ा होगा डाइजेस्ट सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्ट सिस्टम। आप सभी को पता है हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, जो डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। देखो, आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl एसिड विच हेल्प्स इन द डाइजेशन। ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टोमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉज पेन इन इरिटेशंस। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में, पेट में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो उस समय क्या करता है, वो ज़्यादा अमाउंट में एसिड को रिलीज करता है हमारा स्टोमक, और उससे क्या होता है कि पेन होता है और इरिटेशन होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके लिए आपको बोले जब एसिडिटी हो जाती है, आपको कहते हैं इनो पी लीजिए, आप जैसे अजवाइन खा लीजिए ना। तो इस तरीके से क्या होता है, वो क्या करता है आपके पीएच लेवल को थोड़ा डाउन कर देता है, सॉरी पीएच को जो है ना आपके बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है एक तरीके से एसिडिक जो मीडियम हमारे पेट में है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। देखो ना आपको लिखा है यहाँ पर, टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज एंटासिड्स, जिसको माइल्ड वेज कहते हैं, जैसे लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन स्टोमक। परफेक्ट है बेटा, गुड। ओके, अच्छा, पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। तो होता है कि अगर हमारे माउथ का पीएच भी अगर कम हो जाता है ना 5.5 से, तो उससे क्या होता है, हमारे दांत जो है खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, tooth decay starts when pH of the mouth is lower than 5.5. ठीक, tooth enamel made up of calcium phosphate, hard substance in the body and does not dissolve in water but corrodes when pH is lower than 5.5. देखो, हमारा जो दांत का इनेमल होता है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से अगर कम होता है तो हमारा जो इनेबल की लेयर है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, ओके, और उससे क्या होता है, टूथ डिके यानी कि दांत हमारे खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्यू टू एसिड्स प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। ठीक है, आपको पता है जो हमारे माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में रह जाते हैं ना, वो बैक्टीरिया का बन जाता है फूड। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, सो मतलब एक तरीके से, और एसिड रिलीज करते हैं। ओके, जिससे हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है।
ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं ना। यूजिंग टूथपेस्ट जनरली बेसिक होते हैं, टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। परफेक्ट बेटा। तो ये नहीं कि समझ रहे बेटा, एसिड बेस एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। अच्छा, आपने बेटा देखा होगा कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए हमारे को डंक मारते हैं ना, तो उसमें एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। मधुमक्खी को देखा आपने, देखा होगा बेटा, लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। देखो जब आपको मधुमक्खी डंक मारती है तो आपने देखा होगा आपको वहाँ पर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर रेड रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में हमारे बॉडी में क्या क्या रिलीज कर देते हैं, मिथेनोइक एसिड को रिलीज कर देते हैं। ओके, यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा और स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अगर जिस एरिया में आपको डंक मार रखा है तो वहाँ पर अगर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन यूज करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। ओके, होता है देखो, स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड्स काउजिंग बर्निंग सेंसेशन और पेन। रबिंग विथ लीफ ऑफ डॉग प्लांट गिव रिलीफ। देखो एक ना, एक प्लांट होता है निटल लीव्स जिसके कहते हैं, उसको टच करने में क्या होता है ना, एक मिथेनोइक एसिड जो है आपकी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन होती है, एक तरीके से लगता है कि जल रही है आपकी स्किन। ओके, तो उसके लिए एक और प्लांट आता है डॉग प्लांट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन सी लीव्स होती है वो। ओके, तो ये जो बेसिकली एक तरीके से क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो होता है पीएच आपका वो हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। बात करते हैं बच्चे सॉल्ट्स की, हम बात करते हैं सॉल्ट्स। आई थिंक आपको सभी में समझ में आ गया था, मैंने आपको पहले बताया था कि अलग अलग जो सॉल्ट्स होते हैं, अलग अलग सॉल्ट्स के अकॉर्डिंग उनका पीएच होता है ना। आपको ये बताया था जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो बेसिक सॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सॉल्ट्स हमारे हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आप आई बटन में जाके बेटा ये एक्सपेरिमेंट सेटअप पूरा देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपर तरीके से। ओके, ये कह रहे हैं जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास ऑन करवाते हैं थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, जिसको एक्वस सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का, उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं। देखो सिंपल सी बात क्या है, हमने क्या करना होता है, एक सेटअप बनाया है, आप वीडियो में देख सकते हैं, है ना, पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। सेटअप बना, एक तरह हमने बेटा एनोड ये हो गया हमारे पास, कैथोड ये हो गया। ठीक है, ओके, हमने क्या करा बेटा, एक सेटअप बनाया, इसमें हमने बेटा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया, जिसे हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन हम कहते हैं। ओके, डन हो गया। ठीक है, अब ब्राइन सोल्यूशन की हम बात करें, NaCl जो हमारे पास है, इसका हमने सोल्यूशन बनाया, तो जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करवाएंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि पता आपको सोडियम आयन से अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा और साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगी। और हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलेगी, कैथोड पे जाकर निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि H+ आयन जाकर यहाँ से गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिवर टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस। ठीक है, बाकी जो उसमें रह जाएगा वो क्या बचेगा आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, तो आप जो है डीपली जो है यहाँ पर बेटा देख सकते हैं इस वीडियो में, आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, क्लियर, अच्छा, परफेक्ट बेटा। हाँ, ओके, जैसे हाइड्रोजन गैस की बात करें बेटा, हाइड्रोजन गैस का जब फ्यूल यूज़ की जाती है, मैर्गेरिन में यूज़ करते हैं उसको हम। ठीक है, फ्यूल मीन्स जैसे आपको रॉकेट फ्यूल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं ना। ओके, क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट, PVC, CFC वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, क्लीनिंग स्टील्स, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है इसको। और NaOH की बात करें, डीग्रीजिंग मेटल्स में से ग्रीजिंग को हटाने के लिए, ऑयलिंग को हटाने के लिए। ठीक है, पेपर और पेपर बनाने में और सोप्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर नोट। ओके, क्लोरीन गैस बेटा आपको पता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन करता है तो ब्लीच बनाता है, जो हाउस होल्ड्स ब्लीचिंग फैब्रिक्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक, देखो ओके, वेल, लेट्स कंटिन्यू। अब बच्चे बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। किसकी, ब्लीचिंग पाउडर। इसको पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम
ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ये है इसका IUPAC नेम, क्या था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम है ये इसका ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस को पास ऑन करवाते हैं तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, इस साथ में वाटर फॉर्मेशन होगा। ब्लीचिंग कॉटन लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प को ब्लीच करने में यूज है पेपर फैक्ट्रीज में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं इसको हम केमिकल इंडस्ट्री में। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए भी, डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ओके, अच्छा, अगला सॉल्ट आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये बनता है कैसे, देखो बेटा, आपको पता है NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन गैस और साथ में अमोनिया गैस हम डालते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, और साथ में बेकिंग सोडा हमें देखने को मिलता है। ये माइल्ड कोरोसिव बेस होता है। ठीक है, हीट करने पर क्या बनाता है बेटा, ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में CO2 गैस निकालता है। ओके, ठीक है, CO2 गैस निकालता है, इसीलिए बेटा ना स्पॉन्जी होता है। आपने कहा केक वगैरह जो आपके होते हैं उसमें हम बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है ताकि जो स्पॉन्जी बन सके, केक वगैरह स्पॉन्जी बन सके, उसकी जो ब्रेड होती है ना वो स्पॉन्जी बन सके। अच्छा, यूजेस फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बस आपने करना क्या, बेकिंग सोडा को माइल्ड एसिड के साथ मिक्स करते हैं, जैसे टार्ट्रिक एसिड मिक्स कर दिया तो ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। बेकिंग पाउडर को जब हीट करते हैं या मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो CO2 गैस इज प्रोड्यूस विच कॉजेज ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी। ठीक है, केक और ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसको बेटा एज एंटासिड्स भी यूज़ करते हैं। ओके, सोडा एसिड्स की तरह भी यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में इसको भी यूज़ किया जाता है, किसको, आपके सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। अच्छा, सेकंड बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बेसिकली क्या है, सोडियम कार्बोनेट .7 10H2 होता है आपका। ठीक है, 10 जो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कंबाइंड है इसे कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमारे पास क्या बेटा सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, देखो होता है क्या ना, सोडियम कार्बन हमारे पास है, इसका हम वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे पहले। ठीक है, तो वाटर में सॉल्यूशन बनाने के बाद इसको हम करेंगे गर्म। कब तक गर्म करेंगे, जब तक सॉल्यूशन आपका जो है हाफ से कम नहीं हो जाता। ओके, उसके बाद उसको क्या करना है, ठंडा होने के लिए देंगे, तो उसमें जो क्रिस्टल्स बनेंगे दैट इज द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट .10H2 जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा कहते हैं, उसे कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है बेटा। ठीक है, जिसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस तरीके से बन गया। इसका यूज़ किया जाता है बेटा ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में, बोरेक्स बनाने में यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज में, और परमानेंट हार्ड डिस्क को रिमूव करने के लिए किया जाता है आपका वाटर में से। यहाँ से बेटा कभी कभार एग्जाम में MCQs देखने को मिल जाते हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली बेटा, जब इसको जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन पे, तो ये अपने वाटर को लूज कर देता है और क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बन जाता है। ठीक है, इट इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। हार्ड सब्सटेंस बनाते हैं बेटा आपको ना, हार्ड सब्सटेंस बनाता है। कैल्शियम सल्फेट .12H2 को जब मिलाते हैं हम डेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो बनाएगा कैल्शियम आपका सल्फेट .2H2 यानी कि जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम क्या होता है, हार्ड होता है, इसलिए बेटा POP को ना मॉइस्चर से दूर रखा जाता है ताकि ये वाटर कॉन्टेक्ट में ना आए, ड्राई प्लेस में रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही वाटर कॉन्टेक्ट में आएगा तो हार्ड सब्सटेंस बना देगा, जिप्सम फॉर्मेशन कर देगा। ओके, डॉक्टर्स यूज POP प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन। देखो आपको पता है फ्रैक्चर बोन्स के लिए क्या होता है, जो POP का यूज किया जाता है ताकि बोन्स को क्या कर सके, सपोर्ट मिल सके, है ना। टॉयज बनाने के लिए यूज करते हैं उसको हम, और डेकोरेशन मटेरियल बनाने के लिए भी हम POP का यूज़ किया जाता है। सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में आपके कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को ड्राई प्लेस में क्यों रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या बनाता है आपका, जिप्सम बनाता है जो कि हार्ड हो जाता है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब एक वर्ड आता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जो कि आपने भी पढ़ा था। इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसे कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आपने देखा था एक अपने वॉशिंग सोडा पड़ा था तो उसमें 10H2O था, फेरस सल्फेट डॉट 7H2 आपने पढ़ा था, कॉपर सल्फेट आपने डॉट 5H2 पढ़ा था, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 पढ़ा था, हाफ H2 पढ़ा था। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसके साथ कंबाइन करते हैं इनके फॉर्मूला यूनिट्स के साथ, और तब जाकर के वो क्रिस्टल्स फॉर्म्स करते हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका क्या कहते हैं गीले होंगे सॉल्ट, नहीं गीले नहीं होते, ड्राई ही रहते हैं, बट वो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप बेटा आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको आप जो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स।